नमस्कार। स्वागत है आपका PWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम अपनी यूनिट नंबर 18 के तहत जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है वो हमने अपने आधुनिक भारत को 1947 तक कवर कर दिया है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ है कि हमारे जो जो हम गवर्नर जनरल छोड़े हुए हैं या जो वायसराय छोड़े हुए हैं वो अभी तक नहीं पढ़े हैं। अब उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और आज हम देखेंगे कि बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल कौन हुए। हुआ क्या कि इसमें कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और बादशाह मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज जब हरा देते हैं तो उसी के बाद में यहाँ से शुरू होता है प्रोग्राम बंगाल की लूट का। और उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे ये अपना प्रभुत्व बंगाल में जमाते जाएंगे उसी तरीके से ये फिर धीरे धीरे क्या करेंगे 1772 के बीच में या 1772 तक आते आते, या ये कह लो कि 1772-73 के बीच में आते आते ये बंगाल में अपना गवर्नर नियुक्त करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने पूरी तरीके से पूर्णतः बंगाल को ही जीता था, इसलिए ये बंगाल में ही अपने गवर्नर नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कुछ बंगाल के गवर्नर और फिर कब भारत के गवर्नर कहलाए जाने लगेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल कैसे कहलाएगा, वो हम आगे देखेंगे। आज हम फिलहाल केवल और केवल बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे कि किस प्रकार से उदय हुआ इनका। तो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें पहले इसमें किस किन गवर्नर जनरलों को पढ़ना है। तो देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन से होंगे। सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि ये जो बनकर आता है, लेकिन ध्यान रखना ये 1757 से 60 तक रहता है और 1757 से 67 तक रहता है, लेकिन मेन नहीं है ये। मेन कौन होगा, यदि आपसे सवाल कर दे कि बंगाल का पहला गवर्नर बताओ कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को ही लगाएंगे। कि ये क्या करेगा, ये ही जो बंगाल में नवाब का पद था उसी को यही समाप्त करेगा और फिर यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं था पहला बंगाल का, लेकिन ये तो केवल अपनी सेना का गवर्नर था। तो क्योंकि 1757 तक रहता, 1757 से 60 तक प्लासी का युद्ध ये जीतता है धोखे से। और उसके बाद में फिर आप ये देखेंगे कि ये 1700, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, इसे आप 65 कर लीजिए। 1765 से 67 तक रहता है आपकी, क्योंकि इस बीच में ये यहाँ ब्रिटेन बुला लिया जाता है और उसी बीच में हो जाता है बक्सर का युद्ध। इसका मतलब बक्सर के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव नहीं था। तो जरा बक्सर के युद्ध में कौन था, ये जरा कमेंट करके बताइए कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था। ठीक, तो 67 तक ये फिर रहेगा और इसी बीच में ये क्या करता है, इसी बीच में 12 अगस्त को और 16 अगस्त को दो संधियां करता है जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय रहेगा वो 1786 से लेकर 93 तक रहेगा। उसके बाद में हम आते हैं हमारे सर जॉन शोर। ये 1793 से 1796 तक रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद में आप देखेंगे लॉर्ड वेलेजली को। भारत में सहायक संधि यही लेकर आएगा। किस तरीके से विस्तार करेगा सहायक संधि का वो भी देखेंगे सब। 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहेगा। फिर आप देखेंगे लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो का जो समय काल रहेगा वो 1807 से लेकर 1813 के बीच का रहेगा। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाएगा फिर 1813 से 1823 के बीच में। आप देखो इसे, ये वारेन हेस्टिंग्स का ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये वारेन हेस्टिंग्स है, ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये दोनों व्यक्ति ही अलग अलग। उसके बाद में गवर्नर जनरल बनकर आएगा लॉर्ड एमस्टर्ड। और लॉर्ड एमस्टर्ड जो होगा वो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा। ये आप ध्यान रखना, बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछ ले तो लॉर्ड एमस्ट होगा। उसके बाद में जो आप देखेंगे 1829 से या 1828 से ही ले लो आप, 1833 के बीच में जो काल आएगा वो आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक। अब ये जो होगा, यहाँ से ये प्रक्रिया हो जाएगी कि यहाँ तक आते आते कुल मिलाकर 1772 से आते आते फिर देखो 1782 में 1780
से लेकर 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उसी बाद में क्या होगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और 1799 तक आते आते क्या होगा कि मैसूर का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, और उसमें भी क्या होगा, अंतिम रूप से टीपू सुल्तान को पराजित कर देंगे। जब टीपू सुल्तान को पराजित कर देंगे तो उसके बाद में सीधा पूरा साम्राज्य है जो मैसूर का साम्राज्य था वो इनके हाथ में आ जाएगा। इसी बीच में 1772 से लेकर 1828 के बीच में ही ये मराठों को पराजित कर देंगे आंग्ल मराठा युद्धों में। उसी बीच में आंग्ल सिख युद्ध होंगे तो आंग्ल सिखों को भी पराजित कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो भारत का इम्पोर्टेंट क्षेत्र था वो सब का सब इनके पास आ जाएगा, ये सबको जीत लेंगे धीरे धीरे। इसी वजह से यहाँ से क्या होगा कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल अब समूचे ब्रिटिश भारत का, जितना भी ब्रिटिशों ने कब्जा कर रखा था भारत पर, उसका कहलाएगा ये गवर्नर जनरल। या फिर मोटे तौर पर हम ये कह देते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बनेगा विलियम बेंटिक, ये बनेगा। तो यहाँ से कहानी आगे बदलेगी, वो हम आगे देखेंगे इसको। लेकिन फिलहाल अभी हम बंगाल के गवर्नर जनरल पर फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ना, वन बाई वन इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। अब देखो, लॉर्ड क्लाइव का जो समय रहा, तो लॉर्ड क्लाइव का जो समय रहेगा, इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी, इसे 65 कर लेना। ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। ठीक। मैसूर युद्ध के दौरान इसकी सैन्य कुशलता को देखकर, साथ जो मैसूर का युद्ध हुआ था, जो मैसूर युद्ध होंगे अ, जो हैदर अली के साथ होगा और इसके पुत्र हैदर के साथ टीपू, इसी में क्या होगा, इनमें इसने अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया था। उसके साथ साथ प्लासी के युद्ध का भी इसे नेतृत्व सौंपा था, जब 23 जून 1757 को इसने धोखे से युद्ध जीता था। कुल मिलाकर अब जीता कैसे भी हो, लेकिन ये युद्ध को जीत जाता है। नेतृत्व सौंपा गया। प्लासी के विजय के बाद इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। लेकिन ध्यान रखना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर आप वारेन हेस्टिंग्स को ही कहेंगे। ठीक। क्लाइव के समय में इलाहाबाद की संधि हुई। तो क्लाइव के समय में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई। दूसरी संधि हुई इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो दो ही संधियां हुई थी। और किस किस के साथ हुई, अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह, मुगल सम्राट जो आपका शाह आलम द्वितीय था उसके बीच होती है। अवध का नवाब था उस समय सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, और बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट था या बादशाह था शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के बीच में बंगाल की ये हो जाती है। और इसी में क्या होता है, मुगल बादशाह को पेंशन धारक बना दिया जाता है। अवध के जो नवाब थे उसके भी कुछ क्षेत्र ले लिए जाते हैं, और जो अंग्रेजी सेना थी वो अवध के नवाब के सुजाउद्दौला के पास रहेगी। तो इस तरीके से कुछ संधियां हुई। ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको भी। बंगाल में द्वैध शासन की नींव का श्रेय क्लाइव को ही जाता है। ये ध्यान रखना कि बंगाल में द्वैध शासन का श्रेय जो गया वो क्लाइव को ही जाता है। कंपनी कार्यकर्ताओं के लिए 1765 में एक व्यापार समिति की स्थापना की गई, तथा समिति को नमक, सुपारी या तंबाकू के एकाधिकार दिए गए कि अब आपको, जो समिति बनी थी क्योंकि बंगाल जीता जा चुका था और बंगाल इनके हाथ में था पूरी तरीके से, तो जो नमक है और जो सुपारी है और जो तंबाकू है, इन पर एकाधिकार केवल और केवल कंपनी का होगा। अर्थात इनका आयात और निर्यात केवल कंपनी ही करेगी और कोई नहीं करेगा। क्लाइव के बाद द्वैध शासन के दौरान वेरेस्ट और कार्टियर बंगाल के गवर्नर बने। तो कोई ये आपको नहीं याद रखना। हालांकि बस एक क्रम में जरूर याद रख सकते हैं। इसके बाद तो मेन गवर्नर आएंगे वारेन हेस्टिंग्स, वास्तविक गवर्नर। आप ये कह रहे हो कि वास्तविक गवर्नर कौन बनेगा, तो वारेन हेस्टिंग्स ही बनेगा। 1772 तक 85 तक इसका समय काल रहेगा। इसके काल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके उपरांत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी वजह से पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन। तो वो बंगाल का गवर्नर था लाइव, वो सेना का गवर्नर था ये कह लो। जब वो गवर्नर था तो गवर्नर जनरल कैसे कहेंगे, तो इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बनेगा वो बनेगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम तो गवर्नर था तथा
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखना कि ये जो लाइन है, ये जो जनरल वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। वॉरेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का अंतिम गवर्नर बनेगा, ठीक। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। ये उस वाली कंडीशन हो रही है जैसे 1757 में क्या 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हो गई। और इसी क्रांति के दौरान क्या हुआ, बंगाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। और उसके तहत बंगाल में जो गवर्नर जनरल नियुक्त हो रहे थे, या भारत में गवर्नर जनरल जो नियुक्त हो रहे थे, उनके स्थान पर वायसराय बुला दिया गया। और वायसराय इस प्रकार पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो वही कंडीशन यहाँ भी है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो भी वारेन हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी थी। अर्थात जो लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन चलाया जा रहा था, वो उसकी समाप्ति कर दी, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में नवाब के पद को समाप्त कर दिया था। ये ध्यान रखेंगे कि नवाब के पद को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को ही जाता है। तो देखो इसमें हुआ क्या, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इसी के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मेन या मुख्य न्यायाधीश जो बने थे पहले, वो बने थे इम्पे साहब, या फिर आप ये कह लो कि लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। तो कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय स्थायी बंदोबस्त बंद करके इन्होंने, जो पंचवर्षीय स्थायी बंदोबस्त चल रहा था, 1777 ईस्वी में एक वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किए। तो एक वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू करने का श्रेय भी आपका इसको जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को। न्यायिक क्षेत्र में सुधार के फलस्वरूप प्रत्येक जिले में एक दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। 1773 में रेगुलेट एक्ट के आधार पर ही हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने, इम्पे। इसके कार्यकाल के दौरान ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ध्यान रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। हालांकि मराठों में मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, मराठों के प्रारंभिक इतिहास से मराठों के एंड तक। उसके बाद में उसी के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो 1780 से 84 के बीच। और ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसका मतलब ये वारेन हेस्टिंग्स तो इधर से था, अंग्रेजों की तरफ से, तो मैसूर में था हैदर अली। और इसी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसी युद्ध की कमान संभालता है हैदर अली का पुत्र टीपू। और इस प्रकार टीपू दूसरे युद्ध में ही भाग लेता है, टीपू तीसरे युद्ध में ही भाग लेगा, और टीपू चौथे युद्ध में अंततः मृत्यु हो जाएगी टीपू की। और उसके बाद में मैसूर का जो साम्राज्य होगा वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था, जो कि बर्क ने लगाया था। एक व्यक्ति थे बर्क, इन्होंने महाभियोग लगाया था। तो महाभियोग का मतलब होता है किसी को उसके पद से हटा देना। जैसे अमेरिका में, यूएसए में, यदि राष्ट्रपति को हटाना है, प्रेसिडेंट साहब को हटाना है, तो उन पर भी महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन भारत में क्या है, आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है कदाचार की भावना या संविधान का न्याय पालन करने पर उस पर महाभियोग लगाकर उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ, महाभियोग चलाया गया। कार्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग्स के काल के बारे में कहा था कि यह है कि एक तिहाई बंगाल जंगल में बदल गया है, जिसमें केवल वन चर रहते हैं। ये कार्नवालिस ने कहा था, क्योंकि बहुत ही क्रूरता से दमन करता था किसी भी का भी। मतलब 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। उसी दौरान 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1791 में जो संस्कृत विद्यालय है बनारस में, बनारस का संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। तो कब की थी, 1791 में की थी। हेस्टिंग्स के समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसी के समय में हुई थी। लेकिन ये स्थापना का श्रेय इसे नहीं जाता, स्थापना का श्रेय जाता है विलियम जोन्स को। मतलब कुल मिलाकर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसके समय में, तो हेस्टिंग्स के समय में। इसी के काल में 1784 में ब्रिटिश इंडिया
ऑफ एक्ट पारित किया गया। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट इसी के शासनकाल में लाया गया था। उसके बाद में आते हैं आपके कार्नवालिस का जो समय काल रहेगा, वो रहेगा 1786 से 93 के बीच। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसका प्रथम कार्य शक्तियों को कलेक्टर के हाथों में केंद्रित करना था। इसने कलेक्टर अर्थात डीएम, जो डीएम होते थे, इसने सारी शक्तियां कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। न्यायालय सुधार के अंतर्गत फौजदारी अदालतों के स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय नियुक्त किए इसने। भ्रमण का अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो स्थायी नहीं थे, ये घूम घूम कर न्याय करते थे। ये अर्थात इनके क्षेत्रों को बांट दिया जाता था, ये उन क्षेत्रों में घूमते थे और घूम घूम कर ये यदि कोई विवाद हो रहा है तो वहां पर ये न्याय करने का काम यही लोग करते थे। तो तथा प्रांतीय न्यायालयों को कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना में स्थापित किया गया। जो प्रांतीय न्यायालय बने, जैसे वर्तमान में जैसे हम कहते हैं स्टेट राज्य, जैसे आप कहते हैं यूपी का जो न्यायालय है वो यूपी का उच्च न्यायालय है, वो इलाहाबाद में है या प्रयागराज में है। तो इस तरीके से वो कहनी चाह रहे हैं। न्यायिक सुधारों का अंतिम रूप कार्नवालिस संहिता के रूप में आया, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। अब देखो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? एक व्यक्ति थे मोंटेस्क्यू। ये आप जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना मेंस के लिए, तो वहां पर आपको दिखाई देगा शक्ति सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें हम DSWR ये नियम पढ़ते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसे हम चीज को पॉलिटी में देखेंगे। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आधार जो था वो किसने दिया था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही दिया था। पुलिस सुधार के अंतर्गत तत्परता और ईमानदारी लाने के लिए वेतन बढ़ा दिए गए पुलिसों के। चोरों व हत्यारों को पकड़ने के लिए पुरस्कार घोषित किए गए तथा अंग्रेजी मजिस्ट्रेटों को पुलिस का दायित्व सौंपा गया। उसके बाद कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना कि किसको नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसके समय में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया गया। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त को ही, इसी को ही हम कई नामों से जानते हैं। वो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ तीनों बंदोबस्त को, तो वहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। लागू किया गया तथा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसी के समय में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो कार्नवालिस कार्नवालिस प्लस टीपू के बीच हुआ था, जो मैसूर का सुल्तान था, टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में एक बार पुनः भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, लेकिन गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी समाधि भी कहाँ है? गाजीपुर में ही है। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपका कि किस बंगाल के गवर्नर की जो समाधि है वो गाजीपुर में है। तो गाजीपुर कहाँ है? तो गाजीपुर है यूपी में। गाजीपुर यूपी का एक जिला है। तो उसी तरीके से इसकी मृत्यु जो कहाँ हुई वो गाजीपुर में हुई थी। सर जॉन शोर बने 1793 से लेकर इनका जो समय काल रहेगा वो 96 तक रहेगा। ये तटस्थता की नीति के पोषक होते हैं, अर्थात ये तटस्थता की नीति को लागू करने का प्रयास करते हैं। और इनके समय में ही 1795 ईस्वी में निजाम व मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था। ये सब कुछ अंग्रेज अपनी आंखों से देख रहे थे, भली बात थी, क्योंकि फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। पहले तो उनको आपस में लड़ाया और जो बचा उसको इन्होंने हरा दिया फिर बाद में आके। तो वही काम इनका था। तो सर जॉन शोर का इतना अच्छा समय नहीं रहा। फिर बनते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1798 से लेकर 1805 तक चलेंगे। इसने क्या करा देखो, इसकी नीति भारत में ब्रिटिश प्रभु सत्ता की स्थापना करना था, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य था, जिसके अंतर्गत इसने अपनी नीति को न्यायपूर्ण व मराठों की नीति को क्षुद्र बताया था। देखो हर व्यक्ति कोई भी हो अपने विचारों को हमेशा सही बताता है, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन वही काम वेलेजली भी कर रहा था कि अपनी नीति इनकी न्यायपूर्ण नीति थी और मराठों की जो नीति थी उसको ये खिलाफ। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत लाने के लिए इसने सहायक संधि की प्रणाली को लागू किया। अब ये ध्यान रखेंगे कि भारत में सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई? सहायक संधि लागू की गई थी वेलेजली के द्वारा। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस संधि का इस ये जो सहायक संधि है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था डुप्ले ने। ये डुप्ले जो था ये फ्रांसीसी गवर्नर था भारत में। जो आप देखते हैं ना प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच हुआ था,
उसमें ही ये था। और इसमें इसने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था। तो डुप्ले, जिसे भारत में संभवतः डुप्ले द्वारा प्रारंभ किया गया था, अर्थात इस संधि को, सहायक संधि को भारत में डुप्ले के द्वारा ही लाया गया था। लेकिन प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा जो करा है सहायक संधि का, वो करा था लॉर्ड वेलेजली ने। और देखो, सहायक संधि के तहत कौन कौन से राज्यों को अपनाया गया था, किस किस राज्य ने, ये ध्यान रखना कि किस किस प्रांत ने या किस किस राज्य ने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। तो सबसे पहले सहायक संधि को जो एक्सेप्ट करने वाला था वो था हैदराबाद। ये यहाँ से सवाल पूछता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो हैदराबाद। तो हैदराबाद ने सहायक संधि को 1798 में स्वीकार कर लिया। मैसूर, उसके बाद में मैसूर ने 1799 में, क्योंकि देखो 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। जब टीपू की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे को क्या कर दिया गया, यहाँ का नवाब बना दिया गया। और जब यहाँ का नवाब बनाने के बाद में उस पर शासन करने लगे, और उस पर इन्होंने क्या थोप दी, सहायक संधि थोप दी, मैसूर पर भी। उसके बाद में तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, और सिंधिया 1804 में। ये जो मराठे हैं इन्हीं में ही थे, ये पेशवा भी, भोसले भी और सिंधिया भी। फिर से बता देता हूँ, यदि आपने मराठों को नहीं पढ़ा, मराठा वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप यदि नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर देख लेना एक बार। और इनका जरूर क्रम याद रखना, और यदि आप सारों का क्रम नहीं याद रख सकते तो कम से कम चार तो शुरू के याद ही रख लेना, कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अर्थात जो नागरिक सेवा होती थी, उड्डान उड्डान सेवा होती थी, उसमें इन्होंने फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना करी, इनको प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग देने के लिए। वेले जली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, टीपू के साथ हुआ था। जिसके बाद मैसूर अंग्रेजों के अधीन आ गया। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक, 1795 में नहीं था उसका काल। लॉर्ड वेलेजली बंगाल टाइगर के रूप में विख्यात हुआ, अर्थात इसे बंगाल का टाइगर कहा जाने लगा। अर्थात ये कह लेना, ये मान लेना कि किसे बंगाल का टाइगर, किसे वायसराय को या किस गवर्नर को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, तो वेलेजली को। इसके काल में शिशुवध प्रथा को 1804 में समाप्त कर दिया गया। ये आप ध्यान रखना कि शिशुवध को किसके समय में समाप्त किया गया था, तो लॉर्ड वेलेजली के समय में ही इसको समाप्त किया गया था। लॉर्ड मिंटो, 1807 से 1813 के बीच में इसका शासनकाल रहेगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसके समय में रणजीत सिंह के साथ 1809 में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने किसको आधार बनाया था, तो सतलज नदी को आधार बनाया था, कि सतलज नदी के जो पश्चिम का भाग है वो तो रणजीत सिंह के पास रहेगा, और जो पूर्व का भाग है वो अंग्रेजों के पास रहेगा। ये इन्होंने इस तरीके से इसको आधार बनाया था। 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी का भारत पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अर्थात 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, इसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। कारण क्या था, देखो कारण ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, वो ब्रिटेन से आई थी, या ये कह लो इंग्लैंड से आई थी। अब क्या जो इंग्लैंड से आई थी व्यापारी कंपनी, क्या जो और व्यापारी थे इंग्लैंड में, क्या वो नहीं देख रहे थे कि ये कितना यहाँ से धन वसूल रहे हैं। तो इसी वजह से कुछ कंपनियों ने या कुछ व्यापारियों ने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया पार्लियामेंट में जाकर, इंग्लैंड की में। तो उन्होंने भी क्या करा, रानी ने फिर ये कह दिया कि अब ईआईसी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका एकाधिकार समाप्त किया जाएगा, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी बना रहेगा इनका, ये ध्यान रखना। क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही चाय और चीन पर व्यापार भी इनका एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। तो इनका एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के समय, और चार्टर एक्ट में। और लॉर्ड मिंटो को क्या हुआ, लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था ये काम। और उसके बाद में क्या होगा कि जो अन्य कंपनियां थी, अब वो व्यापार करने आएंगी, वो लूट खसोट हो तो लेंगी, सबसे ज्यादा जो लूट खसोट करेंगे वो अन्य कंपनियां करेंगी आके भारत में। तो इन्होंने, इनका एकाधिकार समाप्त हो गया और सबको वहां पर से परमिशन मिल गई। इसके काल में ईसाई मिशनरियों का पहला दल भारत आया था। जो ईसाई मिशनरी के भारत आने का कारण, इनका एक ही कारण था, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना। इनका ये मेन कर्तव्य था। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे।
लॉर्ड हेस्टिंग्स या कह लो मार्किप्स ऑफ हेस्टिंग्स कह लो, 1813 से 1823 के बीच में रहेंगे। तो भारत में आने पर इसने आक्रामक नीति अपनाई, अर्थात इस आक्रामक नीति के तहत पिंडारियों को इसने दमन किया। पिंडारी जो होते थे, ये व्यापारियों को लूटने का काम करते थे। जो व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, रास्ते में लूट लेते थे। इनसे सभी लोग बड़े परेशान थे, तो इसने पिंडारियों का दमन किया। मराठों को कंपनी के अधीन लाना और छोटी-छोटी रियासतों को अंग्रेजी संरक्षण में लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कि देखो, जो मराठा साम्राज्य था वो टूट चुका था। जैसे आप देखते हैं ना, इंदौर में होलकर थे, अलग-अलग तरीके से ये टूट चुके थे। जॉन मेलकम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ चलने वाले शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी। अर्थात जॉन मेलकम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ चलने वाले शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी। क्यों? क्योंकि देखो, जो मराठा सेना में थे ना, मराठा सेना में सबसे ज्यादा पिंडारी ही थे। छापामार युद्ध पद्धति में ये पारंगत थे पूरी तरीके से, तो इसी वजह से मराठा कुछ हद तक बदनाम भी थे। और ये भी कह लो कि मराठों को बदनाम करने का श्रेय अंग्रेजों को भी जाता है एक तरीके से, क्योंकि हर दुश्मन दूसरे दुश्मन की बुराई करता ही है। इसके काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में मराठाओं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर पेंशन भोगी बनाकर भेज दिया गया। यहाँ पर इनकी भी कहानी खत्म हो गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को कोई ऐसा समारोह या उत्सव करने की मनाही की जिससे सम्राट की प्रभुसत्ता कंपनी सरकार पर समझी जाए। तो ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी समारोह होते थे मुगल बादशाह के दरबार में, उन सब पर रोक लगा दी गई। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। 1818 में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक संधि के तहत संपूर्ण मराठा क्षेत्र अंग्रेजों को देने के लिए बाध्य किया गया। हेस्टिंग्स के काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो कैप्टन रीड, दो व्यक्ति थे, और थॉमस मुन्रो। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने लागू कर दिया, क्योंकि अब संपूर्ण जो मालिकाना हक दिया गया खेती का, वो किसानों को दे दिया गया, और किसान ही अब डायरेक्ट राज खजाने में कर जमा करेंगे। और ये जो लागू हुई थी वो संपूर्ण मद्रास में लागू हुई थी। बंगाल में न्यायाधीश तथा दंडाधीशों को पृथक कर कलेक्टरों को दंडनायक का कार्य दिया गया, इस तरीके से। उसके बाद में 1822 में हेस्टिंग्स के समय में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने वाला पहला गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ये 1814 से 1816 के बीच होता है, जिसका नेतृत्व अक्लोनी कर रहा था। ये अंग्रेज था, अक्लोनी। वही इस युद्ध के बाद सुंगोली की संधि करता है। तो अर्थात ध्यान ध्यान रखना कि सुंगोली की संधि किस किस के बीच हुई? तो नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंग सुंगोली की संधि के लिए राजा अमर सिंह को विवश कर दिया इसने। तो सुंगोली की संधि जो नेपाल के राजा थे अमर सिंह, उनको इसने विवश किया था। इसी के काल में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था, हाल्ट मैकेंजी जुड़ा हुआ है इससे, ध्यान रखना। वो राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। लॉर्ड एमस्टन, ये अंतिम होगा। उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। तो 1823 से 1828 के बीच इसका समय काल रहेगा। तो ये पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से बराबरी के सम्मान के साथ मिलता है। अर्थात जो गवर्नर जनरल का पद था, वो भारत में मुगल बादशाह के समान बना दिया गया। अर्थात ये दोनों समान हो गए, अकबर द्वितीय और ये बराबरी का समान इनको दिया गया, सम्मान दिया गया पूरी तरीके से। हेमस्टड के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा अर्थात म्यांमार वाला क्षेत्र, 1824 से 1826 तक लड़ा गया। युद्ध के बाद 1826 में यांडबू की संधि होती है। जो अर्थात आंग्ल बर्मा युद्ध में कौन सी संधि, या ये कह लो कि आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ वो किस संधि पर समाप्त हुआ? तो यांडबू की संधि पर ये समाप्त हुआ था। इसी के काल में 1824 में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था, जिसका कारण भारतीय सैनिकों का बर्मा जाकर युद्ध लड़ने से इनकार करना था। जो ये युद्ध हो रहा था बर्मा वाला, इसमें भारतीय सैनिकों को भेजा जा रहा था, भारतीय सैनिक नहीं जा रहे थे, तो उसी का कारण क्या हुआ? ये विद्रोह हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि उस समय समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इसलिए ऐसा, जो भारतीय सैनिक थे वो ऐसा मानते थे कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो देखो, यदि ऐसा होता, देखो हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि कुछ कुरीतियां थी हमारे धर्म में, बहुत ज्यादा कुरीतियां थी। जैसे आप देख लो सती प्रथा। चलो, सती प्रथा तो वर्तमान में बंद है, लेकिन शिशुवध शिशुवध तो आज भी है, कहीं कहीं आज भी देखने को मिल जाता है। तो इतनी क्रूरटी
हिंदू धर्म में थी, कुरीतियाँ थीं, लेकिन इतनी नहीं थी कि हाँ, जितना अंग्रेजों ने बर्बरता दिखाई थी। लेकिन क्या हुआ, धर्म विरुद्ध मानते थे, इसी वजह से ये विद्रोह कर देते हैं। तो देखो, ये तो हो जाते हैं आपके बंगाल के विद्रोह, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, इसकी पीडीएफ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक, व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं, मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ यदि आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए हिस्ट्री की, तो हार्ड कॉपी के लिए भी आपको मेल करना होगा, और उसके बाद में 8 से 10 दिन में आपके एड्रेस पर वो हार्ड कॉपी आपकी पहुंचा दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।